नमस्कार, मैं खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश की संसद में शपथ समारोह जो हुआ है उसके क्या संकेत है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली और उस दौरान कांग्रेस ने उनका बड़ा स्वागत किया। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या सदन का जो पहला दिन था 18वीं लोकसभा का, वो क्या संकेत देता है। एक तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हुआ। आमतौर से इस तरह के मुद्दे पर विवाद होता नहीं है। दूसरी बात, सदन में पहली बार बड़े पैमाने पर संविधान की पुस्तक सदस्यगण लेकर आए थे और उन्हें जब प्रधानमंत्री शपथ दे रहे थे तब प्रतिपक्ष ने संविधान की पुस्तकों को लहराया। इसके भी एक संकेत है। इसके अलावा इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की उसके भी मायने लोग निकाल रहे हैं। उसकी वजह ये कि उन्होंने कहा है कि ये सदन ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगा। इसका मतलब कि उन्होंने साफ कहा कि जो संविधान की प्रतियां लहराकर कहा जा रहा है कि भाजपा या एनडीए गठबंधन संविधान बदलने की कोशिश करेगा, इस पर भी उन्होंने अपनी राय संकेत में दी। आज हम विस्तार से बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि अब आज जो शपथ समारोह हुआ है उससे इस बात के भी संकेत मिलेंगे कि अगले 5 साल लोकसभा में किस तरह से काम होगा। क्या पहले की तरह सदन में हंगामा होगा और सरकार अपने कामकाज को हंगामे के बीच निपटा लेगी और बिना चर्चा के बहुत सारे निर्णय हो जाएंगे। एक तो ये है। हालांकि ये तब हुआ था जब भाजपा और एनडीए को भारी बहुमत था। बीजेपी की अपने खुद 303 सीटें थी और एनडीए को 336 के ऊपर सीटें अपने पास थी। और प्रतिपक्ष की बात करें तो कांग्रेस 50 के आसपास थी और बाकी लोग तो बहुत कमज़ोर स्थिति में थे। इस बार लोकसभा में कांग्रेस की सीटें दोगुनी हो गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो चुनाव के दरमियान चुनावी बातें थी, परसेप्शन बनाए गए थे कि किस तरह से संविधान को बदलने की बात की जाएगी अगर बीजेपी को बहुमत मिला, तो आज प्रतिपक्ष उसी लाइन पर था। चुनाव के समय जो नारे थे वो अपनी जगह थे, लेकिन सदन के भीतर भी चुनावी नारों का एक दृश्य नजर आया। तो इसके क्या मायने होंगे, विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे सामाजिक सरोकार से में शामिल रहने वाले नागेंद्र परमार जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। योगेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ की। आखिर भारतीय संसद, भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में अगले 5 साल चलेगा। मैं एक और छोटी सी बात कहूँगा। जब संजय गांधी कांग्रेस की तरफ से जीत कर सदन में आए थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1980 के दशक की बात है ये, तब उनके साथ एक युवा टीम थी जिससे कहा जाता था हुल्लड़ ब्रिगेड। यानी बात बात में हुल्लड़ करना और उसके साथ साथ पूरे सदन का माहौल बदला हुआ था। हेलो हाय पर लोग बातचीत करते थे। उसके 80 के पहले की बात करें तो सदन में लोग नमस्कार करते थे एक दूसरे से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से संवाद होता था। लेकिन संजय गांधी के ज़माने में वो थोड़ा सा बदला था। उसके बाद ये एक बड़ा बदलाव हमने आज देखा। आपकी राय, क्या सदन या लोकसभा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, क्या स्लोगन और ड्रामे के आधार पर चलेगी जो प्रधानमंत्री ने कहा है, या सबके साथ चलेगी? आपकी राय। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कहा है कि सदन और देश सहमति से चलते हैं। ये अलग बात है कि बहुमत किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आपसी सहमति से सदन बहुत आसानी से और अच्छे से चल सकती है। लेकिन आज का जो सीन संसद में दिखा, उसके सब राजनीतिक दलों के सबके अपने अपने मायने, और सबने अपने अपने स्तर पर एक अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि संविधान की असली पैरोकार, संविधान बचाने की असली पैरोकार यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। और इसीलिए पहले दिन उन्होंने सारे अधिकांश सांसद जो हैं संविधान के प्रति अपने हाथ में लेकर आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सारे नेता कांग्रेस के वो संविधान की कॉपी की प्रतिलिपि लहराते दिखाई दिए। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि सदन जो है नियम, कायदे, कानून और संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोच्च है। अब ये अलग बात है कि ये केवल संविधान ऐसा नहीं है कि किसका पालन केवल कांग्रेस ही कर रही है या नरेंद्र मोदी बिना संविधान का पालन करे प्रधानमंत्री बन गए, या भारतीय जनता पार्टी बिना संविधान का पालन करे बहुमत में आ गई। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम
संविधान को बचाएंगे। और उन्होंने नारे भी इसी संबंध में लगाए, संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चुनाव के दौरान भी कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, और अभी भी उनको ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इसी इश्यू को लेकर उन्होंने चुनाव में थोड़ी सी बढ़त प्राप्त की है, तो अब ये इश्यू उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा, तो वो उसी मुद्दे पर कायम है। इधर समाजवादी पार्टी ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश आज बिल्कुल उनके बगल में देखा जाए तो डिम्पल उनके बिल्कुल साथ थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ रखा जो फैजाबाद से जो जीत के आए, अयोध्या की सीट से जो जीत के आए अवधेश प्रताप सिंह जी को, उनको रखा उन्होंने। तो उनने एक अलग मैसेज देने की कोशिश की। वो अपना, उनकी नज़र में शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले कुछ सालों में जो होने वाले हैं, वो अपने चुनाव के मद्देनज़र अपना दांव खेल रहे हैं। लेकिन ये एक जो कॉमन मैसेज जो इस बार जाना चाहिए था संसद में, अब जैसे पहला दिन तो ऐसा तो कोई इशू था ही नहीं, पहला दिन तो सिंपल था शपथ का, सांसदों की शपथ का। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही जिस तरीके का हंगामा दिखा, ये थोड़ा सा चिंता बढ़ाता है कि बिना कोई मुद्दे को मुद्दे बनाना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने आए तो तमाम तरह की हुल्लड़बाजी हुई, नीट 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 करके, और शेम 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 के नारे लगे। तो हालांकि पहला दिन था, पहले दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि बड़े आसानी से आपसी सहमति के साथ, और जिस तरीके का वातावरण पहले दिन दिख रहा था कुछ सांसदों के बीच में जो आपस में बड़े गर्मजोशी के साथ मेल मुलाकात कर रहे थे जी, लेकिन सदन में वो गर्मजोशी आपस में दिखाई नहीं दी, और सदन में ऐसा लगा कि सब लोग अपने अपने एजेंडे पर कायम है और एजेंडा लेकर ही आगे बढ़ेंगे। और मोदी प्रधानमंत्री को और बीजेपी को ये संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत आसान रहने वाले नहीं हैं, और जरा भी कुछ चूक या जरा भी कुछ ऐसे मुद्दे हुए तो विपक्ष छोड़ेगा नहीं। और उसमें सारा विपक्ष है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी को। अब आम आदमी पार्टी के 3 सांसद जीते और तीनों संविधान के प्रति लेके आए, संविधान की बात कर रहे हैं, और उनका एक मुख्यमंत्री जेल में और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, तो और बात संविधान की कर रहे हैं। तो ये सब भी बहुत सारी चीज़ें कि नियम कायदे कानून की बात करते हैं, लेकिन नियम कायदे कानून की खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिला दिया 25 जून का आपातकाल का, कि उस समय क्या हुआ था, किसने संविधान का मखौल उड़ाया था। तो ये बहुत सारे मैसेज आज के पहले दिन में ही देखने को मिले, और इन मैसेजों से ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले दिन सत्ता पक्ष के लिए बहुत चुनौती भरे होंगे, और हर छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा दिखाई देगा। अभी तो प्रोटेम स्पीकर का मामला था, उसी में ही सवाल उठने लग गए। अब जब नियमित स्पीकर की बात आएगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आएगी, तो उसको लेकर सबके अपने अपने एजेंडे हैं। यदि बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाएगी तो फिर विपक्ष ये चाहता है कि उपाध्यक्ष उनका बने। लेकिन सब में अब कम से कम एक कॉमन चीज़ ये होगी कि बिना हंगामे के कोई काम होने वाला नहीं है, भले ही वो बिना किसी हंगामे के संपन्न हो जाए, लेकिन फिर भी विपक्ष ये मान के ये जताएगा कि चिल्ला चोट के बिना सदन की कार्रवाई चलना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। शायद एक आध दो कुछ मुद्दे ऐसे हों जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे, वरना आज के मामले में तो आज के मैसेज से क्लियर है कि अब संसद में हंगामे खेज प्रदर्शन हमको देखने को मिलेंगे, और लगातार ये बढ़ते चले जाएंगे। एक रचनात्मक विपक्ष की उम्मीद हम सब करते हैं, और विपक्ष को भी करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे दर्शन हों, लेकिन हंगामा ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। दरअसल आपने कहा कि एक आध मुद्दे पर शायद सहमति नजर आए सत्ता और प्रतिपक्ष में, तो मैं वो एक आध मुद्दे का जिक्र जरूर कर दूंगा। अगर वो मुद्दे सहमति के होंगे सत्ता और प्रतिपक्ष के, वो होंगे सांसदों की तनख्वाह, वेतन और भत्ते। इस पर 1 मिनट में सहमति बनेगी, प्रस्ताव पेश किया जाएगा और वेतन बढ़ाने की बातें तुरंत मान ली जाएंगी, उस पर कोई किसी की तरह की बहस नहीं होगी। लेकिन जो संकेत आज मिले हैं वो ये हैं कि चुनाव के समय जो देश का माहौल था, प्रतिपक्ष और सत्ता के बीच में संबंध बड़े तल्ख होंगे, तीखे होंगे और तकरार भरे होंगे। ये जरूर है कि तकरार होनी चाहिए, लेकिन उसमें तल्खी और तीखापन नहीं होना चाहिए। आज पहले दिन से प्रतिपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिन संसद में और सड़क पर देश के लिए बहुत हंगामे खेज होने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो जनता के मुद्दे उस पर प्रतिपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए,
लेकिन लोकतंत्र में हर चीज़ की मर्यादा होती है। सदन चलाने का जिम्मा सबसे पहले तो सरकार का होता है, लेकिन प्रतिपक्ष के बगैर सदन चल नहीं सकता। कोई अगर कहे कि एक हाथ से ताली बजाओ तो शायद मुझे लगता है कि ये संभव ही नहीं है, वरना अब तक इस वैज्ञानिक युग में एक हाथ से ताली बजाने का भी रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन अभी तो लग रहा है कि प्रतिपक्ष का जो हाल है वो बताता है कि ये जो सत्र है वो उसमें बहुत ज़्यादा कामकाज होगा नहीं, हंगामा होगा और बहुत सी चीज़ें हमको आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कल हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैं रमेश जी आपकी तरफ आऊँगा कि दुनिया में लोकतंत्र जहाँ जहाँ भी है वहाँ आज़ादी के नाम पर एक तरह से स्वेच्छाचारिता होती है, मनमानी होती है। क्या आपको लगता है कि ये देश उसी दिशा की तरफ जा रहा है, और अगर नहीं भी जा रहा है तो खतरे कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं? आपकी राय? राघवेंद्र जी, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। खासतौर से भारत में तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इस पर मतलब न्यायपालिका और प्रशासन शासन सब आंख मूंद के बैठे हैं। अब आते हैं आज संसद में जो घटनाक्रम घटित हुए उससे बहुत सारी चीजें निकल के आए। पहले मैं उस चीजों का जिक्र करूंगा जिस तरह विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लहराई है, तो संविधान खतरे में है, बीजेपी संविधान बदलेगी और आरक्षण हटाएगी। इस नैरेटिव को इनने सफलतापूर्वक चुनावों में चला लिया और ये चाहते हैं कि ये नैरेटिव खत्म ना हो, इसलिए इनने ये चलाई। दूसरी बात, अखिलेश यादव जिस तरह फैजाबाद के सांसद को अपने साथ रखते चल रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब बीजेपी के हिंदुत्व के आधार पर वोट नहीं करेगा, वो विकास और दूसरी बातों के आधार पर वोट करेगा। उनको बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उनके लिए खतरा है और वो उस खतरे को डाउनग्रेड करना चाहते हैं। अब आते हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर राघवेंद्र जी, चौतरफा दबाव उनकी रणनीति है कि चौतरफा दबाव बनाकर रखने की रणनीति है, और प्रोटेम स्पीकर को सहयोग के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जो बहिष्कार किया इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार दबाव के चलते खुलकर फैसले ना सके, जिससे उसकी साख खराब हो, और साथ ही साथ बीजेपी और सहयोगी दलों खासकर जेडीयू और टीडीपी के बीच दरार डालने के मौके भी पैदा करेगी वो, और ये प्रयास वो शुरू भी कर चुकी है, जिससे ये सरकार गिर सके। और इस में इंडिया गठबंधन का राघवेंद्र जी सहयोग विदेशी शक्तियां भी बहुत करेंगी। चीन और अमेरिका से दूतावासों में, तो मैं आपको बताऊं, इस मामले पर डेस्क भी खुल चुकी होगी, वो भी चाहते हैं कि ये सरकार ना चले। बीजेपी के पूर्ण बहुमत में ना होने का एक और नुकसान होगा जिसका फायदा क्षेत्रीय दल उठाने की कोशिश करेंगे। वो संघीय ढांचे को कमजोर करने के रूप में राहुल गांधी को मोहरा बनाएंगे। जो केसी वेणुगोपाल है राघवेंद्र जी, जयराम रमेश है, खड़गे है, जो तीन मतलब राहुल गांधी के खास है एकदम, ये तीनों ही दक्षिण भारत से है। क्षेत्रीय दल खासकर डीएमके, इनके माध्यम से राहुल गांधी का पक्का दुरुपयोग करेंगे। आप भविष्य में अगली कार्रवाइयों में देख लेना, जिस तरह राहुल गांधी ने एक बार कहा कि ये देश राज्यों का एक समूह है, तो ये दक्षिण भारत के राज्यों खासतौर से डीएमके की रणनीति है, और वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी का उपयोग करेंगे भी, और राहुल गांधी अपना उपयोग करने भी देंगे, क्योंकि उनकी मतलब उनकी समझ है वो इसी किस्म की है। अच्छा, दूसरी बात राहुल जी, पिछले 10 सालों में राहुल गांधी पे जो पप्पू का टैग लगा था और जो अपमान के घूंट राहुल गांधी ने पिए थे, उसका एक्सपोजर अब राहुल गांधी खोल के करेंगे और सरकार पर चौतरफा हमले करेंगे। वो विपक्ष बात बात पर बवाल खड़े करेंगे, जिस मुद्दे पे कोई बवाल नहीं हो सकता उस पर भी खड़े करेंगे बवाल। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन नागेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो शपथ, एनडीए की शपथ के पहले और बाद में ये कहा था कि सरकार बहुत दिन तक चलेगी नहीं, जल्दी गिर जाएगी। तब भी हमने चर्चा की तो कहा था कि विपक्ष को इतनी जल्दी क्या है, अभी लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारें चली हैं, और ये नरसिम्हा राव के पहले भी ये काम था, वीपी सिंह ने भी इसको आगे बढ़ाया था, और जनता पार्टी के रूप में 77 में भी ये सरकारें बनी थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो जल्दबाजी दिख रही है ये खतरनाक है। खड़गे जी कहते हैं कि कई सीटें हारने के बाद भी
नरेंद्र मोदी का अहंकार नहीं गया। अब जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो वहाँ से भी जवाब आएगा कि कई राज्य हारने के बाद भी कांग्रेस का अहंकार नहीं गया। तो ये मुझे लगता है कि ना तो इसका कोई देश के हित से लेना देना है, ना निजी हित से लेना देना है। ये संसद के स्तर की बात नहीं है, ये ग्राम पंचायत या किसी मोहल्ले के स्तर की बात तो हो सकती है। क्या सत्ता और प्रतिपक्ष हम इस बार ये उम्मीद रखेंगे 18वीं लोकसभा में कि बातचीत का लहजा स्तर बहुत अच्छा हो, मर्यादित हो, और साथ ही साथ वो देश के मुद्दे पर बात करें, ना कि बेवजह के मुद्दे पर बात करें। अभी संविधान पर संकट आया नहीं है, संविधान की किताबें लहराई जा रही हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि 100 बार कहेंगे और सरकार चलेगी नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की, मैं कमजोरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दबाजी का मैं बार बार इस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि कल सरकार वो गिरा देंगे और खुद सरकार में आ जाएंगे। बेशक हमारा कहना है कि धक्का मुक्की मत करिए, आपको भी मौका मिलेगा। अगर आप एनडीए को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये विकल्प तो एनडीए के पास भी है कि वो इंडी गठबंधन को तोड़ दे, क्योंकि बीजेपी और एनडीए सरकार में है, तोड़ने के साधन उनके पास ज़्यादा हैं। अगर आप तोड़फोड़ की बात करेंगे तो खतरे में इंडी गठबंधन ज़्यादा दिखेगा बजाय एनडीए के। आपकी राय पूरे मामले में? जी राघवेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरह की चीजें निकल के आ रही है सामने, उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन अति उत्साह का शिकार है। देखिए विपक्षी गठबंधन को लगता है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर सरकार को वो डिफेंसिव मोड में रखना चाहता है कि सरकार सुरक्षात्मक मोड में रहे, और वो बार बार इस मुद्दे को लोकतंत्र बचाने के नाम पर, संविधान बचाने के मुद्दे को उठा के रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि चुनाव परिणाम है। चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने यही बात उठाई और उन्हें लगता है कि परिणाम हमारे अनुकूल आए काफी हद तक करने के। लेकिन मैं इससे अलग एक और बात कहना चाहूंगा, बेहद गंभीर, क्योंकि नई जो सत्र है लोकसभा का, उससे आम जनता को नई उम्मीदें रहती है। विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दे उठाना नहीं होता है, जनहित के मुद्दे, उन पर धीर गंभीर चर्चा हो, उनका सकारात्मक परिणाम निकले, ये भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है। हाँ, आप विपक्ष ज्वलंत मुद्दे सदन में उठाए, सरकार से उनका जवाबदेही तय करवाए, उनसे वे जवाब मांगे, लेकिन ज्वलंत मुद्दे उठाने के नाम पे अनावश्यक शोर शराबा और अनावश्यक हंगामा पैदा करके और सत्र को स्थगित करने की नौबत आ जाए, ये देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और देखिए संसद में राष्ट्रीय हित के मुद्दे एक तो उठते ही काम है, और राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठे, उनका परिणाम निकले सकारात्मक, उन पर कोई नीति बने या करने के लिए, ये बेहद जरूरी होता है। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि क्योंकि ये सरकार पिछली सरकार से भिन्न है, इसके पास गठबंधन की सरकार है, अकेला भाजपा के पास बहुमत नहीं है करने के लिए, लेकिन विपक्ष ये भूल जाता है कि गठबंधन में उनके पास पर्याप्त बहुमत है। विपक्ष के पास संख्या बल है, लेकिन उतना पर्याप्त संख्या बल नहीं है करने के लिए। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को ये समझना चाहिए करने के लिए कि उनकी पहली और आखिरी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और लोकतंत्र में संसद को मंदिर माना गया है लोकतंत्र का करने के लिए, उसमें अनावश्यक शोर शराबा हो, हंगामा हो, हट धर्मिता दिखाई जाए, ये कहीं भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है करने के लिए। और विपक्ष को अभी तो शुरुआत है, विपक्ष को सब्र करना चाहिए, उन्हें ज्वलंत मुद्दे, राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठाएं, उन पे बात करें, ना कि संविधान का डर दिखाए, लोकतंत्र को के नाम पे डराए और हंगामा करे और उसकी फुटेज लेना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सही नहीं। देखिए, आप राजनीति करें, संविधान का डर भी दिखाएं कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती है, लेकिन अब आप कितने बार कहेंगे? अभी सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, 18वीं लोकसभा का काम शुरू हो रहा है, पहले दिन से आप इसी पर जुट गए। तो मुझे लगता है कि योगीराज जी, जनता ने जो जनादेश दिया है वो प्रतिपक्ष को दिया है, प्रतिपक्ष में रहने का, उसकी ताकत बढ़ा दी, क्योंकि जनता को लगा कि पिछली बार प्रतिपक्ष बहुत कमज़ोर था, उसको इतना ताकतवर करें कम से कम वो अपनी बात को कह पाए, और सरकार की थोड़ी सी ताकत कम की ताकि सदन के भीतर थोड़ा सा संतुलन रहे। लेकिन आप देखिए कि जरा सी सफलता मिली और प्रतिपक्ष आत्ममुग्ध हो गया। वो कह रहे हैं कि सरकार मोदी बैकफुट पर है। सारे प्रतिपक्ष को मिला लें तब भी वो बीजेपी के बराबर नहीं आ रहे हैं, और एनडीए का बहुमत तो 292 का ही है। तो सवाल है कि क्या आप देश को उस दौर में लेके जा रहे हैं? देश से मेरा ताल्लुक संसद को, जो संजय गांधी जी के समय थी और हुल्लड़ के मार्फत सदन में काम होता था, और क्या हमको आने वाले दिनों में ये नज़ारे फिर से इतिहास दोहराएगा कि सदन में काम कम हो रहा है, हुल्लड़ ज़्यादा हो रही? क्योंकि पहले तो प्रतिपक्ष में की संख्या बहुत कम थी,
अब कांग्रेस 99 पर है, समूचा प्रतिपक्ष मिला है तो वो 234 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब कि काम कम होगा और युद्ध जैसे नज़ारे सदन में देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी आशंका है और ईश्वर से प्रार्थना की आशंका निर्मूल साबित हो। ऐसा कुछ ना हो कि सदन के भीतर काम के बजाय हंगामा हो और देश का करोड़ों रुपया इसी में बर्बाद हो जाए। आपकी राय? देखिए राघवन जी, एक छोटी सी बात है, प्रोटेम स्पीकर का चयन सिर्फ इसलिए होता है कि वो कोई परमानेंट उसके लिए तो होता नहीं है, ये तो एक तात्कालिक व्यवस्था रहती है, नए सदस्यों को वो शपथ दिलाता है। लेकिन एक छोटी सी पोस्ट के लिए राजनीति आपने संसद में की। इसी से ये संकेत मिलता है कि कोई मुद्दा हो ना हो, हमारा काम है कि हम उस पर जी। हालांकि मैं बार बार चर्चा में कहता हूं कि कई बार जो प्रतिपक्ष है वो सत्ता में आ जाता है चुनाव में, और कई बार सत्ता वाले प्रतिपक्ष में आते हैं, लेकिन जो पत्रकार है वो स्थायी प्रतिपक्ष होता है। हमारा काम तो हर उस चीज़ की जानकारी जनता तक देना है जो लोग गलती कर रहे हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष का जो भाव है वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, और एग्रेशन के चक्कर में मुझे लगता है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका ही को खंडित ना करें। जी नहीं, जैसा जो जिक्र आप कर रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष की जो भाव है वो खंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने बताने दो छोटी बड़ी माइन्यूट बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी बात कि आप यहाँ जिक्र करें आज के दिन का। जैसे एक प्रोटेम स्पीकर को चयन को लेकर इतनी गलत संदेश गया कि साहब उनको क्यों चुनाया गया, कांग्रेस के क्यों नहीं चुना गया, बहिष्कार तक कर दिया कुछ सांसदों ने। दूसरा, जब कुछ सांसद वहाँ शपथ ले रहे थे तो उस शपथ में, अब जैसे शिवराज सिंह चौहान चूंकि मध्य प्रदेश से इनका जिक्र भी अपन कर ही रहे थे, कि जब वो लेने गए तो ऐसा लगा कि बीजेपी से ज़्यादा खुशी कांग्रेस वालों को हो रही थी उनकी शपथ लेने पर। एक बात। दूसरा, ये भी रणनीति का हिस्सा है ताकि सत्ता पक्ष के भीतर एक ऐसे आदमी के ऊपर आगे बढ़ाएं जो नरेंद्र मोदी के बराबर का हो, और कांग्रेस के भीतर और बाहर माने भाजपा के भीतर भी ये कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में आ सकते हैं। इस नाते वो भाजपा के भीतर ये रणनीति है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के भीतर किसी ऐसे आदमी को प्रमोट करे जो राहुल गांधी को चुनौती दे। अलग बात है कि कांग्रेस में राहुल को चुनौती देने वाले सब कांग्रेस के बाहर चले गए, चाहे वो बात करें हम ज्योतिराज सिंधिया की या बाकी लोगों की। आपकी बहुत छोटी सी राय है। नहीं, लेकिन रणनीति ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस के पास ही रणनीति, बीजेपी के पास भी। बिल्कुल। अब जब जदयू के सांसद शपथ ले रहे थे तब टीएमसी के सांसद ताली बजा रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो मैसेज देने की वहां कोशिश कर रहे हैं, आप जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मौका तो बीजेपी के पास भी, और असली चुनौती तो इनकी भी आएगी। अभी जैसे मान लो नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव होगा तो ये क्या गारंटी है कि लोग राहुल गांधी के नाम पर सारे लोग सहमत हो जाए? और वह अखिलेश यादव यदि वहाँ स्टेट की राजनीति छोड़ के यदि सेंटर में गए हैं तो वो भी किसी स्ट्रेटेजी के तहत। बिल्कुल। तो आगे आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रमेश जी, आपकी राय? क्योंकि विपक्ष की आक्रामकता जो एग्रेशन है वो बताता है कि जो अदालतों में मामले चल रहे हैं उस पर भी सरकार थोड़ा नरम रुख अपना ले, क्योंकि उनको लगा कि प्रतिपक्ष बहुत एकजुट है और वो इसमें हंगामा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत से डर भी हैं जो प्रतिपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, और अभी से वो चिल्ला शोर मचाकर सरकार को थोड़ा सा बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय? क्योंकि मोदी को बैकफुट पर लेकर आएंगे इसकी संभावनाएं कम लगती है, थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन बैकफुट पर जाएंगे ऐसी स्थिति कम है। रमेश जी, बहुत छोटी सी राय। राघवन जी, मोदी और अमित शाह बैकफुट पर जाने वाले नहीं। अभी सिर्फ संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सरकार चलने दीजिए। सरकार जब चलेगी तो वैसी ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। ये लोग चाह रहे हैं कि जो जेल में ये ईडी और सीबीआई वगैरह का जो चक्रव्यूह है ये रुके, तो ये रुकने वाला नहीं है। इनके मुकदमे जिन मुकदमों को स्लो करवाने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। असल में क्या है कि इनको 3 राज्यों के चुनाव भी दिख रहे हैं। दूसरा, सरकार को फुल प्रेशर में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि फुल प्रेशर में रखें, थोड़ा बहुत तो प्रेशर आए, और कुछ नहीं तो जेडीयू और जो वो तेलुगु देशम है उनके मन में हमारे प्रति सहानुभूति हो, इस किस्म की रणनीति है। और लेकिन अब ये देखना है कि अगले ये शपथ ग्रहण के बाद सरकार किस तरह काम करती है, मोदी के तेवर क्या होते हैं, ये भविष्य बताएगा। जी नागेंद्र जी, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, देखिए मेरा तो मानना ये है कि विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे जनादेश प्रतिपक्ष में बैठने का मिला है, और सत्ता पक्ष को बहुमत उतना ही मिला है कि उसमें घमंड ना आए और हठधर्मिता ना आए करने की।
विपक्ष को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल था राजनीति करने का 2014 में और 2019 में, वो उसी बेबाकी से और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में इस सरकार को भी चलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। जो असहज लग रहा है विपक्षी गठबंधन को कि बहुत ज्यादा बहुमत ना होने के बावजूद सहयोगी दलों के साथ पूरा गठबंधन का बहुमत पूरा बन रहा है, तो भी मोदी के तेवर वैसे ही हैं और मोदी उसी बेबाकी से सरकार चलाने के प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी वैसे ही कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, जो विपक्ष को थोड़ा सा घबराहट पैदा करता है विपक्ष के अंदर करने के लिए। और संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात मुद्दे को लेके विपक्षी गठबंधन पूरे 5 साल तक दिखाई देता रहेगा इन बातों के लिए, लेकिन उसे लगता है कि हमारे वोट बैंक में वृद्धि होने का कारण ही सिर्फ ये 2 मुद्दे। देखिए, दरअसल कॉमन सिविल कोड बीजेपी लाने की बात करती थी चुनाव के पहले, अगर वो आता है तो हंगामा मचेगा कि संविधान बदला जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये कि उसके अलावा जनसंख्या बिल भी आ सकता है, नियंत्रण बिल की हम बात करें तब भी ये कहा जाएगा कि ये संविधान पर प्रहार है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अंतिम, वो ये कि क्या जो नेशनल हेराल्ड का मामला था ईडी की जांच में, नवजीवन का जो मामला था, क्या उस पर कार्रवाई रुक सकती है? क्या ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो रुक सकती है? क्या सीबीआई की जांचें रुक सकती है? क्या अदालतें अपने फैसले बदल सकती है? मुझे लगता है कि अगर ये नहीं बदलेंगी, क्योंकि मोदी को लगता है कि उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर ये तीसरी पारी है, अगली पारी में पता नहीं वो प्रधानमंत्री बने ना बने, इसलिए जो 2 पारियों में 2014 और 18-19 में जो रह गया है वो सारी चीज़ें वो अपनी इस पारी में करेंगे। तो इसमें ये जो वो करने वाले हैं, जो करेंगे, उसका डर भी प्रतिपक्ष में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो संविधान को सामने रखकर उस हल्ले गुल्ले को रख रहे हैं जिस पर उन पर कार्रवाई ना हो। कानूनी और जो ईडी की कार्रवाई है ये अभी तक ऐसा नज़र आता है, देखते आगे क्या होता है। क्योंकि जब ईडी ने बयान के लिए बुलवाया था सोनिया जी को और राहुल को, तब भी कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को वहाँ बुलाया था कि वो वहाँ प्रदर्शन करें ताकि ईडी पर दबाव बने और ईडी अपनी कार्रवाई को कमज़ोर करे। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम बात कर रहे थे कि संसद में शपथ के दौरान जो हुआ उसके क्या संकेत हैं। तो संकेत तो अभी बहुत सकारात्मक नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में ज़रूर हंगामा होगा और वो हंगामे लगातार बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा सकारात्मक चीज़ें हों, सत्ता और विपक्ष मिलकर देश के लिए काम करें। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साथ बात, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपके भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखैर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।